भग्न हृदय के जीर्ण स्वरों को नवबल देकर बोल रहे सन 42 की क्रांति लपट से जले हृदय को खोल रहे। भद्र अरे यह काव्य कथा है उन शोले अंगारों की, दीवारें झंकार उठी थी जिनसे कारागारों की। दोस्तों 9 दिसंबर 1944 का दिन, जगह लखनऊ की जेल, जहां पर इंकलाब जिंदाबाद के जोरदार उद्घोष से दीवारें भर चुकी थी। जी हां, आज कहानी एक ऐसे ही क्रांतिकारी वीर सपूत की जिन्हें अंग्रेजों की हुकूमत ने अंतिम फांसी दी। 24 साल का यह वीर सपूत अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, अपने आप को इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर देता है। आज कहानी ऐसे ही वीर सपूत की है। आप वीडियो को अंत तक देखें। सन 1919 का बसंत पंचमी का वह दिन, जिस दिन एक क्रांतिवीर का जन्म होता है लखीमपुर खीरी में। आज हम उनके स्मारक पर हैं। आज उनके जीवन से संबंधित, उनके शहादत से संबंधित विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की आज़ादी में इस क्रांतिवीर का क्या योगदान था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंडित राजनारायण मिश्र की। पंडित राजनारायण मिश्र का कठिना के टटवर्ती गांव भीखमपुर में हुआ था, जो जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित है। इनके पिताजी का नाम बलदेव मिश्र जी था और माताजी का नाम तुलसी था। इनके जन्म के सिर्फ 2 वर्ष बाद माँ के प्रेम से वंचित रह जाते हैं। एक ऐसे क्रांतिवीर की कहानी जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है भारत की आज़ादी में अनगिनत क्रांतिवीरों ने हंसकर अपने जीवन को बलिदान कर दिया। ये उन्हीं बलिदानियों में से एक थे और ब्रिटिश हुकूमत ने इस क्रांतिवीर को आखिरी फांसी दी। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वह नौजवान जिसे पहली फांसी दी गई थी, जिनका नाम खुदीराम बोस था, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के रहने वाले थे। ऐसे तमाम क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम पंडित राजनारायण मिश्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पंडित राजनारायण मिश्र थे कौन। आखिर उनको इस आज़ादी का जो प्रेम था, स्नेह था, कहाँ से आ गया। दोस्तों, बलदेव मिश्र के 5वीं संतान में ये एक थे। इन्हें बचपन से ही आज़ादी से प्रेम था। ये बचपन से ही क्रांतिवीर बनना चाहते थे। बात है 1931 की, जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी जाती है तो इनका उत्साह और भी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। ये बहुत ही सकारात्मक तरीके से भारत की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, बात है उस समय की जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू कर चुके थे, जिसकी दहशत इतनी थी कि अंग्रेजों की रूह कांपने लगी। उसी दौरान जनपद लखीमपुर खीरी में एक उपायुक्त की हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या कब होती है? हथियार लूटने के लिए होता है, और जिसका आरोप सीधे तौर पे पंडित राजनारायण मिश्र पर लगता है। पंडित राजनारायण मिश्र को मेरठ के गांधी आश्रम से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद 1944 में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन आगे की कहानी बताने से पहले आज हमारे साथ में बहुत ही बुजुर्ग, 1942 में ही इनका जन्म हुआ था, ऐसे शख्स हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं आखिर पंडित राजनारायण मिश्र जी के बारे में आप क्या जानते हैं। आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है।
आप पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम विष्णु कुमार शास्त्री है जी। और मैं यहाँ पर मतलब 55 साल से रहता हूँ जी। और इनके बारे में जो जानकारी आपने दी है जी जी ये बहुत ही सुंदर है। जी जी। और मतलब जो है सटीक भी है। जी जी। सब सही भी है। जी जी। हाँ। और क्या जानते हैं इनके बारे में? बस और कुछ नहीं जानते हैं। हालांकि दादाजी ने बताया कि मतलब यहाँ पे 55 सालों से है। आज हम पंडित राजनारायण मिश्र जी के स्मारक पे हैं और यहाँ पर न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम ने माल्यार्पण किया और न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम ऐसे क्रांतिवीरों को नम आँखों से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है। साथ ही दोस्तों कुछ खबरों के माध्यम से पता भी चला था, इनके बारे में जानने की कोशिश भी की थी कि इनके पोता जो हैं संजय मिश्र जी भारत सरकार से आरटीआई के तहत कुछ जानकारी मांगते हैं कि मतलब ऐसे कितने क्रांतिवीर हैं जिन्होंने भारत देश के लिए शहादत दी। हालांकि उनको डाटा नहीं मिल पाया। समय समय पर वो मांग भी करते आए हैं कि जहाँ पे उनका गांव है वहाँ पे पंडित राजनारायण जी का गेट बनाया जाए या उनसे संबंधित कुछ स्मारक बनाए जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्हीं की कहानी पढ़ते हुए पता चला कि उन्होंने गांव से लोगों से पैसा चंदा इकट्ठा करके जो है एक गेट बनवाया जिसमें पंडित राजनारायण स्मारक गेट बनवाया है उन्होंने। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी की, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी ने संसद भवन में 3-4 बार ये भी मांग रखी, आवाज़ बुलंद की कि जो राजमार्ग उनके गांव के करीब से निकलता है, गुजरता है, उसका नाम जो है पंडित राजनारायण मिश्र राजमार्ग रख दिया जाए। लेकिन अभी इस पर कुछ हुआ नहीं है। जिस स्मारक पे हम आज हैं, आज खड़े हैं, लोग कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। आज ये स्मारक जो है सीतापुर आँख अस्पताल के रूप में तब्दील हो चुका है, जो मानव जीवन को आंखें देने का काम करता है या आंखों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनसे निजात दिलाने का काम करता है। दोस्तों बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। ये भारत माता के वीर सपूत जब इन्हें फांसी की सज़ा 1944 में मिल जाती है तो उस समय प्रीवी काउंसिल के द्वारा इन्हें ये भी एक अधिकार मिलता है अपील करने का। लेकिन दोस्तों इनका परिवार इतना गरीब था जो अपील नहीं कर सका। वो क्यों नहीं कर सका? इनका जो घर था, जब इन पे हत्या का आरोप लगा, लखीमपुर खीरी के उपायुक्त मारने का आरोप लगा, तो इनका घर जो है पूरी तरीके से ढहा दिया गया और उस पर हल चला दिया गया और इनके परिवार वालों को बहुत ही प्रताड़ना मिली। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो वो किस तरीके से अपील अपने बेटे की कर पाता। बहुत सारे ख्वाब होंगे, बहुत सारा दुख होगा जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भारत का वीर सपूत जब जेल में जाता है, फांसी हो जाती है, तो आखिरी इच्छा में वो कहते हैं कि हमें फांसी का फंदा दिया जाए, हम खुद उसे चूम लेंगे, हम फांसी के फंदे से लटक जाएंगे और हमारे पार्थिव शरीर को हमारे जो साथी क्रांतिकारी जेल में बंद है वही उतारेंगे और इसके अलावा हमारे पार्थिव शरीर को कोई नहीं छुएगा। और ये भारत का लाल 1944 में सदा सदा के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेता है और अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपने प्राणों का बलिदान करता है। ऐसे ही हमारे सच्चे वीर सपूत थे पंडित राजनारायण मिश्र, जो आज भी हमारे हृदय में निवास करते हैं और जिनकी वजह से आज भारत देश आज़ाद है और भारतीय इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अमर हो गया। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो निवेदन सिर्फ आपसे यही है कि कमेंट बॉक्स में जाके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मैं आपका दोस्त बलवीर कश्यप। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद।